साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी का साहित्य इतिहास तो बाद में आया। सबसे पहले इतिहास की अगर बात करें तो हर युग का अपना इतिहास रहा है। हर कालखंड जो है, जो बीता हुआ कालखंड है, वो अपने आप में क्या है? इतिहास है। इतिहास से यदि हम शाब्दिक अर्थ देखा जाए इतिहास का, तो वो है ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि घटना का वह रूप जिसके बारे में ये कहा जाए कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतीत की जो प्रवृत्तियां हैं, अतीत का मतलब है बीता हुआ समय, अतीत का या अतीत की जो प्रवृत्तियां हैं, जो घटनाएं हैं, जो विवरण हैं, उनका प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। उनका प्रस्तुतिकरण ही क्या है? इतिहास है। फ्रेंच विद्वान एडोल्फ टेन जो हैं, वो इस बारे में कहते हैं कि इतिहास जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है: जाति, वातावरण और क्षण। क्या क्या है? जाति है, वातावरण है और क्षण है। और इन 3 को आधार बना करके लिखना ही विधेयवादी पद्धति है। हम इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य क्या है? जाति, वातावरण और क्षण जिसमें वर्णित हो, उसको क्या कहते हैं? विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इतिहास लेखन की कई पद्धतियां रही हैं, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, विधेयवादी पद्धति है। इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति रही है वो रही है विधेयवादी पद्धति। कौन सी रही है? विधेयवादी पद्धति। तो जाति से क्या तात्पर्य है? जब फ्रेंच कहते हैं, फ्रेंच विद्वान टेन महोदय कहते हैं कि भाई जाति, वातावरण और क्षण, इन 3 तत्वों से मिलकर के इतिहास बनता है। तो जाति से क्या तात्पर्य है, वातावरण से क्या तात्पर्य है और क्षण विशेष से क्या तात्पर्य है? जाति से जो तात्पर्य है वो है सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, प्रत्येक देश की सामूहिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां जो हमारे अवचेतन में होती है, जो व्यक्ति जन्म से भी लेकर के आता है, वो क्या है? जाति है। वातावरण से तात्पर्य है भौगोलिक वातावरण, पर्यावरण। हर देश का अपना पर्यावरण है। हमारे यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं अपनी हैं, इंग्लैंड की अपनी हैं, अमेरिका की अपनी हैं। तो प्रत्येक देश की कुछ भौगोलिक विशेषताएं भी होती हैं। तो वो भौगोलिक विशेषताएं जो है वो किस में आती हैं? वो वातावरण में आती हैं। क्षण से क्या तात्पर्य है? क्षण से तात्पर्य है युग की विशेषताएं। हर युग की अपनी विशेषताएं। आज का युग है, वर्तमान का युग है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। आज से 50 वर्ष पीछे जाते हैं तो उस युग की अपनी विशेषताएं हैं। आप अपने घर में भी ये कहते सुनते पाते होंगे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समय बहुत माड़ो आ गयो, कहते हैं ना, टाइम बहुत खराब आ गया। आज से 50 साल पहले वाले भी यही कहते थे, टाइम बहुत खराब आ गयो। उससे 50 साल पीछे वाले भी यही कहते थे कि टाइम बहुत खराब आ गयो। क्योंकि वर्तमान को किसी ने श्रेय दिया ही नहीं, हमेशा अतीत को ही श्रेय मिला। आप ये कहते हुए सुनते होंगे कि वो भी देखो हमारे क्या दिन थे। गाना सुना, जाने कहाँ गए वो दिन। उस पर फिर वो एक वीडियो चलता है, चक्कर पहिए चलाते हैं बच्चे, खेलते हैं, है ना। बाहर खुले में 4 पाई के नीचे एक फर्राटा पंखा चल रहा है, इधर से एक दूरदर्शन के नीचे सारे चौकी पर बैठे हैं, है ना। बच्चे फटेहाल कपड़ों के अंदर थैला ले करके और स्कूल जा रहे हैं, और उसमें आनंद मिलता है। वो अतीत याद करते हैं, उसमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और वर्तमान यदि देखा जाए, तुलना की जाए, तो
बढ़िया ऐसी चल रही है, आप इसमें भवन में बैठे हो, पीने को ठंडा पानी है, सुविधाएं कम है क्या? उससे कम है कि ज़्यादा है? लेकिन हमेशा ही बेचारे वर्तमान को कोई श्रेय किसी ने दिया ही नहीं। पहले राजा के सामने बोल जाता उसकी सर कलम कर देते थे, हिम्मत नहीं होती। अब साथ में तो 2 रुपए किलो गेहूं उठाते हैं, साथ में सरकार को 4 गाड़ियां देते हैं। समय का ये फर्क है। तो हम बात कर रहे थे इतिहास की। तो इतिहास जो है बीते हुए युग की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण है, बीते हुए युग की जो प्रवृत्तियां हैं उनका लेखा जोखा है इतिहास। अब हिंदी साहित्य इतिहास की हम बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, किस युग से प्रारंभ होता है? यदि भाषा विकास की परंपरा में यदि देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो भाषा आई वो कौन सी भाषा थी? वो कौन सी भाषा थी? वो संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा रही वो कौन सी रही? वो संस्कृत भाषा रही। 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1 ईस्वी तक फिर बाद में जो भाषा आई वो कौन सी थी? वो पाली थी। वो कौन सी भाषा थी? 1 ईस्वी से लेकर के फिर 500 ईस्वी सन तक जो भाषा रही उसका नाम रखा गया प्राकृत। उसका क्या नाम रखा गया? प्राकृत। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास जो भाषा प्रचलित थी उसका नाम था अपभ्रंश। क्या भाषा? अपभ्रंश। अपभ्रंश और अपभ्रंश के ठीक बाद में, यानी इसका जो समय था वो तो 500 से लेकर के और 1000 ईस्वी तक था। इस अपभ्रंश यानी 1000 ईस्वी के बाद में जो भाषा व्यवहार में आई उसका नाम रखा गया हिंदी भाषा। हिंदी भाषा रखा गया। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से होता है? 1000 ईस्वी के आसपास से। हालांकि कुछ आलोचकों ने अपभ्रंश को भी हिंदी में ही समाहित कर लिया। जब हम हिंदी साहित्य इतिहास की आरंभिक रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें हम शंभू को पढ़ते हैं, उसमें हम धनपाल को पढ़ते हैं, उसमें हम जोइंदू की योगसार, परमात्म प्रकाश जैसी रचनाओं को हम पढ़ते हैं, उसमें जैनियों की रचनाओं को हम पढ़ते हैं, उसमें रिठनेमी चरियू जैसी रचना को हम पढ़ते हैं, चंदनबाला रास आसगु कवि की रचना है उसको हम पढ़ते हैं, देवसेन की श्रावकाचार रचना है उसको हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से पुष्पदंत की रचना है। किसकी रचना? महापुराण, उसको भी हम पढ़ते हैं। शंभू जिनको अपभ्रंश का कवि माना जाता है। सिद्धों की भाषा में भी अपभ्रंश के नमूने हैं, लेकिन सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि होने का श्रेय दिया जाता है। कुछ आलोचकों ने 7वीं सदी के मध्य से भी हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ माना है। यदि हम मिस्र बंधुओं पर जाएं तो 643 ईस्वी से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल जो है उसकी शुरुआत मानी, पूर्वारंभिक काल की 643 ईस्वी से। तो 7वीं सदी के मध्य से डॉक्टर नगेंद्र भी इसी बात का ही समर्थन करते हैं। 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी के मध्य तक उन्होंने आदिकाल की सीमा रखी है। हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है उसकी सीमा उन्होंने रखी है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में 1050 संवत से लेकर के और 1375 संवत तक का जो कालखंड है उसको आदिकाल कहते हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ वो लगभग 1000 ईस्वी से मानते हैं। यदि हम विशुद्धतम हिंदी साहित्य इतिहास की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी के आसपास ही हमें उसका कालखंड मानना होगा, क्योंकि हिंदी की रचनाएं यहीं से मिलनी प्रारंभ होती है। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी यदि हम यहीं से मान लें तो ज़्यादा तर्कसंगत होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ की आज बात कर रहे हैं तो कब से मान सकते हैं? लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से, 1000 ईस्वी के आसपास से। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं, और उसके बाद देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी है। फिर हम देखेंगे कि इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयास कौन से हैं।
हम वैसे तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो गारसन दत्तासी का लिखा हुआ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी है, जो किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और अंग्रेजी की वर्णानुक्रम पद्धति से उर्दू और हिंदी के कवियों का विवरण दिया गया है। उर्दू और हिंदी के कवियों का विवरण उसमें दिया गया है। 838 कवियों का उसमें विवरण है। गिरियर्सन आते हैं बाद में 952 कवियों का विवरण लेकर के। आचार्य शुक्ल आते हैं लगभग 1000 कवियों का विवरण लेकर के। उससे पहले मिश्र बंधु लगभग 4591 कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद में प्रकाशित कर चुके थे, और यही लगभग 1000 कवियों का विवरण शिव सिंह सेंगर अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला जो गौरवपूर्ण जो स्थान प्राप्त है वो है गारसन दत्तासी को। किसको है? यहाँ से बहुत सी रचनाओं को वो इकट्ठे करके ले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने उनका अध्ययन करके फ्रांस में बैठे बैठे वहाँ पर जाकर के उन्होंने उनका अध्ययन करके और ग्रंथ का प्रकाशन करवा दिया। लेकिन उससे पहले भी यदि देखा जाए, क्योंकि भारत वाले भोले थे, सामग्री का अभाव थोड़ी था। जैसे शल्य चिकित्सा की बात करें तो हमारे यहाँ तो पहले हो गई थी, परमाणु की खोज तो यहाँ पर पहले हो गई थी। हाँ, पेटेंट नहीं करवाया वो अलग बात है। कणाद ऋषि ने कण की खोज कर ली थी पहले, नाम सुना होगा आपने। बिंबिसार का जन्म ही शल्य चिकित्सा से हुआ है, शल्य क्रिया से हुआ है। पहला सिजेरियन ऑपरेशन वो हुआ है ना। तो उसी प्रकार से इतिहास लेखन के प्रारंभिक प्रयास तो हमारे यहाँ भी पहले हो चुके थे। यदि हम 1625 विक्रमी संवत की 2 रचनाएं देखते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, उसमें भी तो क्या है, हिंदी के, यद्यपि वो भक्ति के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन उन भक्त कवियों का विवरण तो है। और इतिहास क्या है? विवरण ही तो है। इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं का विवरण है, प्रस्तुतिकरण है। इसी प्रकार से भक्तमाल रचना आती है। कौन सी रचना? नाभादास की भक्तमाल रचना आती है। 200 भक्त कवियों का विवरण जो है उसमें दिया जाता है 108 शब्दों में। 200 भक्त कवियों का विवरण दिया जाता है संक्षेप में। और भक्त कवि सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर कलयुग तक के भक्तों का विवरण उसमें है, लेकिन विवरण तो है। उसी प्रकार से कालिदास एक हजारा नामक एक रचना है। कौन सी? सुंदरी तिलक नाम की एक रचना है। इन सब रचनाओं में इतिहास लेखन के आरंभिक सतुत्य प्रयास किए गए हैं, लेकिन क्योंकि एक इतिहास ग्रंथ के रूप में उनका लेखन नहीं हुआ, इसलिए इतिहास ग्रंथ के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभिक प्रयास यदि सही मायने में किसी ने किया तो एक विदेशी ने किया, और वो कौन सा है? गारसन दत्तासी का। कौन सी रचना? इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। 1839 ईस्वी में उसका पहला संस्करण प्रकाशित होता है। 1847 में दूसरा प्रकाशित होता है। उसके बाद में तीसरा जब संस्करण इसका प्रकाशित होता है तो उसको 3 भागों में बांटा गया 1871 ईस्वी में। उसके कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। 1873 में महेशदत्त शुक्ल का एक ग्रंथ आता है, भाषा काव्य संग्रह। कौन सा आता है? किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया यदि कोई पहला इतिहास ग्रंथ है तो वो हिंदी भाषा काव्य संग्रह ही है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? कुछ लोग मानते हैं कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सरोज। कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? क्या है? कौन से नंबर पर आते हैं शिव सिंह सेंगर? 2 नंबर पे आते हैं। 1883। 1888 में आता है गिरियर्सन का द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान।
गिरियर्सन का आता है। और ये गिरियर्सन का जो ग्रंथ था ये मील का पत्थर साबित हुआ अपने आप में। इसे सही मायने में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से उसका प्रकाशन होता है 1888 ईस्वी। कब? 1888 ईस्वी। इसके बाद में नाम आता है मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है उसके 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग तो 1913 में, और उसके बाद में चौथा कब प्रकाशित हुआ? 14 में कि 34 में? 34 में। शायद एक किताब में 14 लिखा है, शायद नेट सेकंड पेपर में भूलवश है। 38 में आ जाते हैं कौन? राम कुमार वर्मा। लेकिन उससे पहले एक ग्रंथ और लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 ईस्वी में। कौन सा ग्रंथ था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहीं से सारी परंपराएं बदल जाती है। ये जो इतिहास ग्रंथ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये केवल विवरण मात्र नहीं था, ये केवल तथ्यों का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं था, ये केवल आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मात्र भी नहीं था। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। वहां की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। यानी कि किसी भी देश का साहित्य इतिहास जो है ये बताता है कि उस देश की जनता की चित्तवृत्तियां कैसी रही हैं, किस कालखंड में कैसी रही हैं। जैसे यदि हम आचार्य शुक्ल का पहला नामकरण देखें, वीर गाथा काल, वो ये दर्शाता है कि उस काल में जनता की चित्तवृत्तियों में, चित्त का मतलब हृदय, वृत्ति का मतलब स्वभाव, तो हृदय का स्वभाव कैसा रहा? युद्ध लड़ने का, वीरता का, वीर गाथाओं का। इसलिए नामकरण किया क्या? वीर गाथा। अर्थात इसका तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में केवल रचनाएं नहीं थी, केवल कवि नहीं थे, उनकी दृष्टि बराबर युग की प्रवृत्तियों पर भी थी। किस पर थी? युग की प्रवृत्तियों पर। किस युग में क्या प्रवृत्ति रही। तो युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण सही मायने में, हालांकि इससे पहले गिरियर्सन कर चुके थे थोड़ा, उनके भी नामकरण यदि हम देखें तो जैसे रीति काव्य है, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि है, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है, चारण काल है, ये सब जो नामकरण किए हैं उन्होंने भी कुछ कुछ युगीन प्रवृत्तियों को देखा है। लेकिन सही मायने में किसने देखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का यदि पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कोई है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पहले किस रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और उसका शीर्षक क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का विकास। उससे पहले अनुवाद की प्रवृत्तियां चल पड़ी थी। मौलवी करूमुद्दीन जो है तज़किरा सूरा हिंदी नाम से एक ग्रंथ लिखते हैं 1847 के आसपास। दरअसल वो गारसा दैतासी के द्वारा लिखे गए इतिहास का ही अनुवाद था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हैं वो भी गारसा दैतासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। किशोरी लाल जो है वो गिरियर्सन के द्वारा लिखे गए इतिहास का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से 1920 के आसपास जो है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक ग्रंथ आता है। दूसरा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से ग्रंथ आता है। एडविन ग्रिप्स और एफिकई के द्वारा जो है ये 2 ग्रंथ लिखे गए।
ये भी ग्रियर्सन के ही ग्रंथों का ही क्या थे, अनुवाद थे। आचार्य शुक्ल ने ग्रंथ लिखा। आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखे गए ग्रंथ के पश्चात लगभग 1 दशक के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पदार्पण होता है हिंदी साहित्य का की भूमिका। विश्व भारती में दिए गए उनके उद्बोधन जो हैं वही उनमें संकलित थे। दरअसल उन्होंने हिंदी साहित्य का जो ढांचा है, रूपरेखा है, हिंदी साहित्य से परिचय विद्यार्थियों का करवाने के लिए उन्होंने वो उद्बोधन दिए थे। उन्हीं का पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशन होता है 1940 ईस्वी में। 1952 में उनकी 2 पुस्तकें और आती है, हिंदी साहित्य आदिकाल नाम से और दूसरा जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम से। इसके पश्चात 1965 ईस्वी में एक ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त, 2 भागों में वो लिखा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। इसके बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ आया तो एक तो आया डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित ग्रंथ, और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, जो 16 खंडों में, जिसका हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ। कितने खंडों में? 18 खंडों में उसको प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन 16 खंडों में ही प्रकाशन उसका हो पाया। हिंदी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के द्वारा उसका प्रकाशन किया गया। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की, लंबी गाथा है, मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, आप थोड़ा समझते भी रहिए और नोट भी करते रहिएगा। आप लिखिए कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अर्थात अतीत में घटित घटनाओं, अतीत में घटित घटनाओं प्रवृत्तियों का लेखा जोखा ही इतिहास है, लेखा जोखा ही इतिहास है। संक्षेप में अतीत की प्रवृत्तियों, या घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इटालियन विद्वान विको के अनुसार, विको ने इतिहास को
अतीत और वर्तमान दोनों से संबंधित करते हुए इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य को माना। और यह बताया कि प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां हमेशा एक रहती है इनका प्रत्येक युग प्रत्येक युग के इतिहास में पाया जाना स्वाभाविक है। फिर लिखो अगला, कांट के अनुसार कांट के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास प्रवृत्ति का आंतरिक विकास प्रवृत्ति की आंतरिक विकास प्रक्रिया, सृष्टि का बाह्य विकास, प्रवृत्ति की आंतरिक विकास प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया की प्रतिक्रिया मात्र है। सृष्टि का बाह्य विकास प्रवृत्ति की आंतरिक विकास प्रक्रिया की प्रतिक्रिया मात्र है। ये किसने कहा? कांट ने कहा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब मात्र होता है। संचित प्रतिबिंब ऐसा लिखा ना, प्रत्येक देश की वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। संचित बाद में लगाना, प्रतिबिंब
होता है। यानी कोई भी देश है उसकी जनता की चित्तवृत्तियों का क्या है, संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों युगीन परिवेश युगीन परिवेश एवं देश काल को अभिव्यक्त करता है। ये तो हुआ कि साहित्य इतिहास से क्या तात्पर्य है, साहित्य से क्या तात्पर्य है। अब देखते हैं कि इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं वो क्या है। और इसमें लिखिए हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के संबंध में अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग पद्धतियां अपनाई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहले कौन सी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी कौन सी है, कालानुक्रम पद्धति। तीसरी कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धति। और चौथी कौन सी है, विधेयवादी पद्धति। अब यहां कुछ प्रश्न बनते हैं। पहले तो आपको समझना होगा कि इन पद्धतियों से तात्पर्य क्या है। जैसे वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब है कि वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार कवियों के बारे में परिचय संकलित करना, और इसमें युग विशेष का या कालखंड का ध्यान नहीं रखा जाता है। मान लीजिए किसी कवि का नाम ए पर आ रहा है और किसी कवि का नाम कै पर आ रहा है। कै पर जिसका नाम आ रहा है वो मान लीजिए आदिकाल का कवि है और ए पर जिसका नाम आ रहा है वो रीतिकाल का कवि है। तो क्रमानुसार कौन सा कवि पहले आ रहा है, रीतिकाल वाला कवि आ रहा है। तो इसमें कालखंड की उपेक्षा होती है। ये कोई सही पद्धति नहीं है, उचित पद्धति ये नहीं है। केवल इसमें कह सकते हैं कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार कवियों और उनकी रचनाओं का संकलन मात्र ये होता है। लेकिन केवल संकलन मात्र करने को इतिहास ग्रंथ अपने कह सकते हैं क्या? नहीं। इतिहास ग्रंथ तो उसको कहेंगे जिससे, जैसे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, जो हमें ये बताए कि इस देश की जनता इस प्रकार के स्वभाव वाली थी। जैसे हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस युग में जनता किस प्रकार की थी, राजा लोग किस प्रकार के थे और कवि लोग किस प्रकार के थे। हमें पता लगता है कि उस काल का जो कवि है वो केवल दूर बैठ करके लेखनी चलाने वाला नहीं था,
वो एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के युद्ध भूमि में साथ में संग्राम करने वाला योद्धा था, जैसे पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्र बरदाई। तो उस युग का कवि केवल और केवल लेखक नहीं है, वो दृष्टा भी है, वो भोक्ता भी है, वो कर्ता भी है। वो स्वयं युद्ध में भाग लेने वाला कर्ता है और स्वयं युद्ध का वो भोगी भी है, भोक्ता भी है ना। ये किससे पता चलता है हमें? उनकी रचनाओं से, साहित्य से ही तो पता चलता है। हमें यह भी पता चलता है कि उस देश, उस कालखंड में राजा लोग जो है उनमें कोई ज्यादा आपस में बनती नहीं थी। राजाओं के अपने अपने छोटे छोटी रियासतें थी और वो अपने आप को, उस रियासत को देश समझ बैठे थे। तो पड़ोस वाली रियासत वाला उसके साथ यदि उसकी नहीं बनती थी, उसके लिए वो विदेशी के समान था। तो संकुचित राष्ट्रीयता की अवधारणा उस समय थी। इसलिए कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब छाया, फोटोकॉपी दिखा देता है साहित्य। आज इस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है, 100 साल बाद यदि इसको कोई पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था, जनता का स्वभाव किस प्रकार का था। तो साहित्य ये दिखाता है। कालानुक्रम पद्धति से तात्पर्य है कि काल के अनुसार कवियों का विवरण प्रस्तुत करना, ये भी उसकी तरह नीरस एक पद्धति है। इससे भी कोई वैज्ञानिक ये पद्धति नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य है कि तटस्थ रह करके बिना किसी अपने पूर्वाग्रह के कवियों और उनकी रचनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना। लेकिन इतिहास जो है वो केवल तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है। विधेयवादी पद्धति मैंने आपको बता दिया, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है, जाति, वातावरण और क्षण। जाति से तात्पर्य है कि एतदेशीय सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे अवचेतन में बैठी हुई सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक अवबोध। वातावरण से तात्पर्य है, वातावरण से तात्पर्य क्या है? भौगोलिक वातावरण, परिवेश। क्षण से तात्पर्य है युग की प्रवृत्ति। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं रही है, तो युग की जो प्रवृत्ति विशेषताएं हैं वो किस में आएंगी? क्षण में। किस में आएगी? क्षण में। और ये तीनों जिस इतिहास ग्रंथ में वर्णित हो वो विधेयवादी पद्धति का इतिहास ग्रंथ है माना जाता है। क्या माना जाता है? विधेयवादी पद्धति का। और सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी यही है। अब आप लिखिए वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन की इस पद्धति में वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार, वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार कवियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार कवियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह एक असंगत पद्धति है। गार्सा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी तथा शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज
इस पद्धति से लिखे गए ग्रंथ हैं। इस पद्धति से लिखे गए ग्रंथ हैं। लिख लिया? दूसरी लिखो। कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों के विवरण इत्यादि, इस पद्धति में कवियों के विवरण इत्यादि कालानुक्रम से प्रस्तुत किए जाते हैं। कालानुक्रम से प्रस्तुत किए जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद, इसका दूसरा नाम क्या है? कवि कुल कीर्तन। इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? कवि कुल कीर्तन। मिश्र बंधु विनोद इसी शैली या पद्धति से लिखा गया ग्रंथ है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है कि इस पद्धति में लेखक तटस्थ रहकर तथ्यों का वैज्ञानिक रीति से संकलन करता है। यह पद्धति भी अप्रासंगिक है। क्योंकि इतिहास ग्रंथ केवल तथ्यों का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है, केवल आंकड़े इकट्ठे कर लिए और उनको प्रस्तुत कर दिया, ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। अप्रासंगिक लिख लिएगा। क्योंकि इतिहास केवल तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, केवल तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है। यद्यपि नाम जरूर दिया गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लेकिन ये पूर्णतः वैज्ञानिक ये भी नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति से लिखा हुआ। हाँ, इसमें प्रयोग जरूर किया गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा गया, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया और 2 खंडों में लिखा गया। चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ये पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, विधेयवादी पद्धति। लिख लीजिए कि यह पद्धति इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति से लेखन कार्य करते समय इतिहास लेखक न केवल तटस्थ रहकर
न केवल तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है, इस पद्धति से लेखन कार्य करते समय इतिहास लेखक न केवल तथ्यों का संकलन करता है, आप लिख लिया करो, बाद में रेडियो दूसरी भाषा बोल जाएगा। तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है, बल्कि युगीन प्रवृत्तियों रचनाओं के साहित्यिक मूल्यों आदि के आधार पर युग और रचना का मूल्यांकन भी करता है, युग और रचना का मूल्यांकन भी करता है। जैसे शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में करते हैं, वो सबकी पोल खोलते हैं, एक प्रकार से बताते हैं कि इस रचना में ये है, इस रचना में ये है, इस कवि का स्वभाव ऐसा था, इस कवि का स्वभाव ऐसा था। कबीरदास जी के बारे में लिखते हैं ना कि निर्गुण मार्ग के वो निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं, लिखते हैं ना। वो ये भी कहते हैं, तुलसी के बारे में भी कहते हैं कि आज पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ जो तुलसी आज भी जो है उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में विराजते हैं। सब वो एक प्रकार से कवि का भी मूल्यांकन करते हैं, उसकी रचनाओं का भी मूल्यांकन करते हैं, और युग विशेष के संदर्भ में करते हैं। युग विशेष के संदर्भ, उस युग में उसका औचित्य था या नहीं था। तुलसी को महाकवि इसीलिए तो मानते हैं क्योंकि तुलसी ने क्या काम किया, समन्वय का काम किया। क्या काम किया? उसने ये थोड़ी कहा कि निर्गुण को मानने वाले दुष्ट हैं, इनको भगाओ। वो तो कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ बेदा, हरुनाथ भव संभव खेदा। तो तुलसी तो ये कहते हैं, शुक्ल जी उनका इस बात की बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं। वो समन्वयवादी कवि हैं, उनका समन्वय हर जगह है। कहाँ है? निर्गुण और सगुण में है, ब्राह्मण और मुस्लिम में है, वैष्णव और शैव में है। शिवद्रोही ममदास कावा, सो नर मोही सपने हु न भावा। जब वो राम के मुख से ये कहलवाते हैं तुलसीदास जी, तो वहां क्या करवा रहे हैं? वो समन्वय तो करवा रहे हैं। सेतु बंधन के अवसर पर रामेश्वरम में जो वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं उस समय, तो इसलिए वो तुलसी को बड़ा कवि मानते हैं। तो हर कवि का उन्होंने मूल्यांकन किया। यही तो है विधेयवादी पद, जिसमें 3 शब्द प्रमुख रूप से रहते हैं। कौन से? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति से तात्पर्य है क्या? सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं, अनुवांशिक परंपराएं, जो हमारे भीतर जो संस्कृति और बोधन हमारे अवचेतन में जो बैठ गया है, जो युगों युगों से चला रहा है, जो पैतृक संपदा के रूप में हमारे पास चला आया है, वो सारी बातें। जैसे जाट का बेटा, उसको पता नहीं क्या हल जो है वो कैसे चलाया जाता है, वो अपने आप सीख जाता है। 1-2 दिन पापा के साथ खेत में जाता है, अपने आप चलाना सीख जाता है ना। तो ये सब चीजें क्या है? हमारे अवचेतन में बैठी हुई हमारी क्या है? सांस्कृतिक विरासत है। ये है जाति। जाति का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ये नहीं। जाति का मतलब क्या है? सांस्कृतिक परंपराएं जो हमारे समाज में व्याप्त है। वातावरण से तात्पर्य क्या है? भौगोलिक परिवेश। वातावरण से क्या तात्पर्य है? भौगोलिक परिवेश। जैसे यहाँ की जलवायु गर्म है, ये किस में आएगा? ये वातावरण में आएगा। किस में आएगा? वातावरण में। और क्षण से क्या तात्पर्य है? युग की प्रवृत्ति।
प्रत्येक युग का अपना मूल्य है, प्रत्येक युग की अपनी प्रवृत्तियां हैं। जैसे आज से 100 वर्ष पहले के युग में यदि हम जाते हैं तो उस समय यहां पर कुछ अलग था, आज कुछ अलग है, 100 वर्ष बाद कुछ अलग होगा। तो क्षण का मतलब है काल, किसी काल विशेष में युग की प्रवृत्तियां। आप लिखिए, विधेयवादी पद्धति के आधार 3 शब्द माने गए हैं, जाति, वातावरण और क्षण। जाति, वातावरण और क्षण। अब प्रश्न बनता है यहां कि इस पद्धति का जनक किसको माना गया है? किसको माना गया है? तेन को, फ्रेंच विद्वान तेन को माना गया है। हिंदी में किसको माना गया है? किसको माना गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया है। किंतु नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं ना, गिरियर्सन है। कौन है? गिरियर्सन। तो लिखो तुम, इस पद्धति का जनक फ्रेंच विद्वान एडोल्फ तेन को माना गया है। एडोल्फ तेन को माना गया है। हिंदी में इसका जनक, हिंदी में इस पद्धति का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया है, परंतु नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार, इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का जावर है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या दर्शन कौन करेगा? जिसके पास लोचन हो, है ना, वो क्या करेगा? दर्शन करेगा। बाकी ट्रिक से पढ़ना नहीं चाहिए। सीधे सीधे याद रखो, सीधे। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार इस पद्धति के जनक कौन है? गिरियर्सन है। क्लियर? ये थी इतिहास लेखन की पद्धतियां। देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयास क्या है, यानी कि गार्सन दत्तासी के द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखने से पहले बहुत सी ऐसी रचनाएं यहाँ पर लिखी गई जो इतिहास ग्रंथ तो नहीं मानी गई, लेकिन इतिहास ग्रंथ लेखन के प्रयास के रूप में उसको जरूर माना जा सकता है। जैसे हम भक्तमाल की बात करते हैं, किसके द्वारा लिखी गई? नाभादास के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से हम तुलसी चरित्र की बात करते हैं। इसी प्रकार से मूल गोसाई चरित्र है बाबा बेनी माधव दास के द्वारा, जिसमें तुलसी के जीवन से जुड़ी घटनाओं का विवरण जिसमें मिलता है। ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई है भक्त नामावली। कौन सी रचना है? भक्त नामावली ध्रुवदास के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, ये सब रचनाएं हैं। इन रचनाओं में भी कवियों के जीवन वृत्त का परिचय मिलता है। कुछ रचनाएं हैं, कल पढ़ते हैं इनके बारे में।